हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम करने जा रहे हैं आपका MSO002 जो कि आपका सोशलॉजिकल मेथड एंड मेथडोलॉजी का पेपर है, बेसिकली रिसर्च का जो आपका पेपर है। यूनिट 13 कर रहे हैं मेथड ऑफ रिसर्च कि किस प्रकार के मेथड या टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं जब आप रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मास्टर्स के बाद रिसर्च के फील्ड में जाएंगे, मतलब ऐसा अज्यूम किया जाता है, तो रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, पूरा पेपर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग देगा। बट हम यहाँ पे फोकस क्या कर रहे हैं कि सोशल साइंसेस में कैसे रिसर्च करें। ठीक है, रिसर्च का काम क्या है कि हम जिस भी फैक्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या जिस फैक्ट को हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसको एक तरीके से हमारे सामने रखना। रिसर्च का एक काम है कि जो भी रियलिटी है उसको हमारे सामने रखना। मान लीजिए कि अगर कोई रिसर्च नहीं हुआ होता पानी के ऊपर, तो हमें पता नहीं चलता ना कि हमारे देश में या पूरे विश्व में इतना वाटर गंदा हो रहा है, उसके अंदर पोल्यूशन हो रहा है। हमें पता नहीं होता कि वाटर की मतलब केमिकल क्या होती हैं या कौन से केमिकल मिलने से पोल्यूशन होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे हमें पता चलती है? रिसर्च से पता चलती है। अगर रिसर्च नहीं हुआ होता तो हमें नहीं पता चलता कि क्या खाना चाहिए, क्या हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो देखिए, रिसर्च करना रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी कंट्री को या पूरी सोसाइटी को या ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए। हम इसके थ्रू क्या करते हैं कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच जिसमें स्टेप स्टेप हम लेके आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं फैक्ट्स को, या हम जो कुछ नया नॉलेज। देखिए, रिसर्च के दो मतलब पार्ट हो सकते हैं। या तो कुछ एक नया ही सर्च करके आपने ला दिया। आप मान लो कि अभी तक पानी के बारे में कोई रिसर्च नहीं हुआ, आपने रिसर्च किया पानी के ऊपर, आपको लगा कि उसमें कोई केमिकल है जो कि बहुत खतरनाक है इंसान के लिए, तो आपका एक वो रिसर्च हो गया, उसमें आपने एक नया फैक्ट फाइंड आउट किया। या एक रिसर्च हो रखा है कि पानी के अंदर ये केमिकल से नुकसान होता है, पर आपने दोबारा टेस्ट किया तो आपको मिला कि उसमें एक और कोई केमिकल मिला हुआ है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने एक ही जो नॉलेज था उसको और ब्रॉडर कर दिया, उसमें और कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। हमारे पेपर का भी नाम क्या है? MSO002 रिसर्च मेथड एंड मेथडोलॉजी। तो मेथड्स क्या होते हैं, मेथडोलॉजी क्या होती है, इसके बीच में थोड़ा आपको अंतर पता होना चाहिए। मेथड यानी तरीका, सिंपल भाषा में, कि आप किस तरीके का तरीका इस्तेमाल करोगे, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करोगे अपना डेटा कलेक्शन करने में या रिसर्च करने में। जैसे कि आप सर्वे इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल कर रहे हो, क्वेश्चनियर इस्तेमाल कर रहे हो, कि कैसे आपका डेटा। मान लो कि आपको जानना है कि XYZ एरिया में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो आपके लिए सबसे आसान क्या होगा कि आप वहाँ पे सर्वे करवा लो। ठीक है, अब मैथडोलॉजी क्या होती है? मैथडोलॉजी होती है कि हमें फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क समझना है और एप्लीकेशन ऑफ मेथड समझना है। सिंपल भाषा में समझिए कि एक XYZ एरिया है और आपको समझना है कि इस एरिया में कितने महिला कितना पुरुष रहते हैं और उनमें से कौन लोग काम करते हैं। अब मान लीजिए कि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे 20,000 लोग रह रहे हैं, आपके पास बजट नहीं है 20,000 लोगों के तक पहुँचने का। तो आप सबसे पहले मेथड ढूंढोगे, कौन से मेथड इजी रहेगा, तो आप सैम्पलिंग करोगे। सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम उस एरिया का एक पार्ट या हिस्सा सैंपल के तौर पे ले लेते हैं और फिर उस पर रिसर्च करके जो भी उसकी हमें फाइंडिंग मिलती है उसको पूरे एरिया में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये तब समझ में आएगा कि इस अगर आपको पता हो कि कौन से मेथड का कौन सा फ्रेमवर्क है या बेसिकली किस तरीके का उसकी मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, यानी आपको सारे प्रिंसिपल रैशनल सब कुछ समझ में आ रहा है रिसर्च मेथड एंड का, तभी आप उसको मैथडोलॉजी कहते हो। इन सिंपल टर्म्स, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, कि आपको पता है कि जो आपका रिसर्च के मेथड है उसको उसके प्रो एंड कॉन्स कैसे हैं और कौन सा मेथड आपकी रिसर्च के लिए बेस्ट होगा। इन सब चीज़ों की नॉलेज होना एक तरीके से मेथडोलॉजी आप कह सकते हो। पूरा प्रोसीजर, मेथड में आप एक प्रोसेस यूज कर रहे हो अपने रिसर्च तक पहुंचने का या रिसर्च करने का। ठीक है, इसमें पूरा आपका जो प्रोसेस होता है मेथडोलॉजी में आता है। ठीक है, तो कुछ समझना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हमें समझना है कि मेथडोलॉजी, हम किस तरीके के मेथड एंड मेथडोलॉजी सोशल साइंसेस में यूज़ करते हैं। देखिए, आपको मैंने हर वीडियो में बताया कि साइंस और सोशल साइंस में काफ़ी डिफरेंस है। नेचुरल साइंसेस से रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके अडाप्ट भी किए। ठीक है, जिस तरीके से साइंस के फील्ड में रिसर्च होता है वैसा ही हम भी सोशल साइंस में भी करने की कोशिश करते हैं। इवन हम वेल एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स को भी इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, ये सब भी फोकस करते हैं जो सोशल साइंसेज में यूज़ होता है। बट हमें कुछ और बियॉन्ड जाके इस रिसर्च को करना
करना पड़ता है या कई सारे डिफरेंट टेक्निक्स को साथ में मिलाना पड़ता है सोशल साइंस में रिसर्च करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम नेचुरल साइंसेस में मान लीजिए पहाड़, पत्थर, फूल, इनको स्टडी कर रहे हैं तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, लेकिन हम ह्यूमन सोसाइटी को जब स्टडी करते हैं तो ह्यूमन सोसाइटी बहुत चेंज होती रहती है, तो उसको स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। अब एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी बहुत सारे चीज़ों का, एक्सपीरियंस का या किसी भी चीज़ का मीनिंग को जो शॉर्ट में समरी दे, उसको हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। मान लीजिए कि मैरिज एक टर्म है, ठीक है। अब मैरिज को जो एक्सप्लेन करने का जो डेफिनेशन एक तरीके से होगा, या मैरिज के कॉन्सेप्ट को जो समझाएगा, मतलब मैरिज के जो डेफिनेशन दे दिया तो उससे हम समझ पाएंगे कि शादी क्या होती है, उसे हम कॉन्सेप्ट कई बार कह देते हैं। मतलब हमें जो अंडरस्टैंडिंग दे कि ये चीज़ है क्या, वो कॉन्सेप्ट्स हो गए। फिर हाइपोथेसिस होता है। अब ये हमें रिलेशनशिप बताता है। आपने नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सुनी होगी। तो बेसिकली जब रिसर्चर रिसर्च करने जाता है तो वो दो चीज़ों के बीच में संबंध दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल कि चाय पीने से सर दर्द ठीक होता है। एक रिसर्चर ने एक ऐसा वो बनाया हाइपोथेसिस। अब इसको प्रूफ करना है उसको कि इसके बीच में, चाय और सर दर्द के बीच में कोई कनेक्शन है। अगर प्रूफ हो गया तो आपकी अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो मान ली जाएगी, नहीं प्रूफ हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। यानी हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट करते हो या सिलेक्ट करते हो। तो हाइपोथेसिस का सिंपली मतलब क्या? एक एलिमेंट से दूसरे के बीच में संबंध जानना। और थ्योरीज क्या होती है? सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट्स होती हैं, ठीक है, जो रिलेशनशिप को समझाती हैं किसी फिनोमिना को। थ्योरी क्या हो गई कि अब किसी भी चीज़ की थ्योरी है। मान लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी तो हमें क्या समझाती है कि समाज में जो है ऊंचे वर्ग या जो अमीर वर्ग है और नीचे वर्ग यानी जो वर्किंग क्लास है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई चलती रहती है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना। यानी थ्योरीज बेसिकली एक बहुत ही बड़े फिनोमिना को हमें एक्सप्लेन करती हैं। अब कितने प्रकार के सोशल साइंस में डेटा होते हैं? तो सबसे पहले होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है, जो रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्ट करता है, यानी खुद जाके जो रिसर्चर कलेक्ट करता है वो होता है प्राइमरी डाटा या डेटा। सेकेंडरी डेटा है कि किसी और ने कलेक्ट कर रखा है और हम उसको अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने अपना वो जो जनसंख्या गणना है उसको पब्लिश किया, ठीक है, उसको आपने अपने रिसर्च में इस्तेमाल किया। मान लीजिए महिलाओं पे रिसर्च करें कि कितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं और कौन कौन जॉब करे, तो अपने गवर्नमेंट का डेटा लेके और आप अपने रिसर्च कर लोगे तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया, ठीक है। फिर होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जहाँ पे भी क्वांटिटी की बात आए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे नंबर की बात की जा रही है, नंबर से संबंधित डेटा है कि 3% है, 50 लोग हैं, मतलब नंबर्स या फैक्ट्स की बात की जाए। क्वालिटेटिव जो होती है ना, वो डिस्क्रिप्टिव डेटा होती है, ठीक है, जो सोशलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल या ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ होती है, जो एक्सप्लेन करती है कि अगर 50% वहाँ पे कोई चीज़ है तो क्यों है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, हम सवाल का आंसर करते हैं हाउ, व्हाट, व्हाई, ठीक है। अब रिसर्च मेथड्स कितने टाइप के होते हैं इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले होता है इवोल्यूशनरी मेथड, जो कि डार्विन की थ्योरी थी, उससे इंस्पायर्ड था कि समाज में इवोल्यूशन होता है, यानी हम एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं और बेटर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो सोशल चेंज को समझने के लिए कि समाज किस तरीके से बदला है, इवोल्यूशनरी थ्योरी बहुत सारे थिंकर्स यूज करते हैं कि हम सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गए। ऐसी स्टडीज कौन कौन किए हैं, नाम बताइएगा। एक तो मैं मॉर्गन बता देती हूँ आपको। बहुत सारे क्रिटिक भी इस थ्योरी के हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये मतलब इतना बहुत ही हेल्पफुल मेथड नहीं है समाज को पढ़ने का, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा समाज सिंपल से कॉम्प्लेक्स ही हो रहा है या समाज एक बढ़ते जा रहा है आगे, ठीक है। फिर होता है कंपेरेटिव मेथड। अगर हम सिंपल उसमें बात करें तो आप ए को बी से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। कंपेरेटिव मेथड का सिंपल मतलब यही होता है। तो कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, तो इसको सोशल साइंस में बहुत इस्तेमाल किया जाता है कल्चर या सोसाइटी के प्रोग्रेस को जांचने के लिए। यूरोप में इतनी डेवलपमेंट है तो भारत में इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं है, हम इस तरीके से जांच करेंगे, ठीक है। इसको ऑगस्ट कॉम और ऐसे जो लोग भी साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस करते हैं ना, वो कंपेरेटिव मेथड पे बहुत ध्यान देते हैं कि ये होनी चाहिए। ऑगस्ट कॉम भी करते थे, डरखाइम भी करते थे, बहुत सारे लोग करते थे कि कंपेरेटिव मेथड का प्रयोग किया जाए रिसर्च करने के लिए।
पर फ्रांज बोआस जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, बहुत ही सिंपलिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कल्चर एक जैसा हो। अब मान लीजिए कि यूरोप में जो विकास का पैरामीटर है वो डिफरेंट है और भारत में डिफरेंट है, भारत के लोगों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, यूरोप के लोगों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो हम दो कल्चर्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सारे कल्चर्स अपने आप में अलग हैं, तो ये इनका क्रिटिक होता है। हिस्टोरिकल मैथड बेसिकली ऐतिहासिक तौर पे किसी भी समाज या कल्चर को पढ़ने की कोशिश करता है। जो पुराने डॉक्यूमेंट या किताबें, मटेरियल्स वगैरह मिलती हैं, जैसे इतिहास में रिसर्च होता है, उसे समझने की कोशिश करता है। पर दिक्कत क्या होती है इन सब में? लिमिटेशन ये है कि एक बायसनेस होती है। मान लीजिए कि कोई अलग भाषा में लिखी किताब है, आपने थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा, पर आप कई बार इतिहासकार जो होते हैं ना, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। जिस भी मतलब मान के चलिए कि जो लोगों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, आपने सुन रखा होगा कि पॉलिटिक्स में लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट ग्रुप होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जिस भी समय के इतिहासकार होंगे, कहीं ना कहीं अपने समाज से या जो अपने मन में उनकी विचारधारा है, उसकी तरफ थोड़ा जोड़ के दिखा देंगे, ठीक है, जो कि सही नहीं होता इतिहास की जब आप बात करें। और कई बार जो ऐतिहासिक किताब और ये सब चीज़ें हमें मिलती भी हैं, वो इनकम्प्लीट होती हैं, तो इन टाइप का रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद पार्ट है, उनको हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।